आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि जी हुकूमत से इनके मुज़ाकरात जो हैं तातुल का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। मुज़ाकरात के पटरी से उतरने का खदशा बज़ाहिर यूँ बढ़ गया है कि हुकूमत ने अब तक PTI टीम की और इमरान खान के दरमियान मुलाकात को मुमकिन नहीं बनाया। इन अहम तरीन मुज़ाकरात को खुशसलूबी से चलाने के लिए ये मुलाकात बज़ाहिर बहुत मामूली सा मुतालबा है। जो अफराद पाकिस्तानी सियासत और जेल के निज़ाम को समझते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि जी हमारा सिस्टम अहम अफराद खुसूसन सियासतदानों से बेल मुलाकात के लिए कहीं ना कहीं गुंजाइश पैदा कर लेता है, लेकिन फिलवक्त ये लग रहा है कि जी हुकूमत मामलात को जेल मैनुअल के हिसाब से ही चलाना चाहती है। यहाँ बात असूल की है या इसके पीछे कोई और मकसद पोशीदा है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जी हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात और उनकी कामयाबी जो है वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सियासी दर्जे हरारत में कमी का फ़ायदा पाकिस्तान को है, मईशत और अवाम को है, लेकिन सियासतदानों और हुकूमत की अपनी तरजीहात और मसलहतें होती हैं जिनका इदराक गालिबन हम जैसे आम सादा से पाकिस्तानी नहीं कर पाते। वैसे बैरिस्टर गौहर का ये कहना या ये शिकवा जो है दुरुस्त है कि जी PTI के जो हुकूमत से मुज़ाकरात हैं इनमें तातुल पैदा हो रहा है और कल इनकी इमरान खान से कोई मुलाकात जो है नहीं हो सकी, ना मुतवक्को है अगले दिन। खान साहब जेल में हैं तो वो किसी डील की नतीजे में न बाहर आएंगे, मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं। खान साहब पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी के लिए जेल में हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में कहा जा रहा है कि किसी डील की वजह से शायद उसमें डेटें पड़ी हैं। हम इस बात की तरदीद करते हैं कि इसकी किसी भी सूरत डील का नतीजा है। खान साहब ने कल भी कहा है कि जितनी जल्द हो सके इसका फैसला हो। ये कहना कि मुतालिबात इन राइटिंग हो या ओरल हो, इसकी वजह से भी इसमें तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब का कहना था कि जी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद उन्होंने हुकूमत को कहा था कि वो अकेले इमरान खान से मिलना चाहते हैं। में वो अनफेटेड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं, क्योंकि हम हदायत वहीं से लेंगे और आगे इस मसले को चलाएंगे। PTI के एक और अहम रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि जी इमरान खान को खुद अपनी रिहाई की कोई जल्दी नहीं, वो तमाम असीरान की रिहाई चाहते हैं। जबकि एक और रहनुमा शेख वकास अकरम ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि अगर खान से मुलाकात नहीं होगी तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। हम बड़ा वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर तीसरी नशिस्त से पहले इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दिया जाता है, इमरान खान साहब से हिदायत लेने के लिए उन तक पहुंच नहीं दी जाती, तो फिर शायद तीसरी नशिस्त की कोई जरूरत ही ना हो, बल्कि उसका फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब अब भी ये समझते हैं कि जी मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा और ये नया साल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। वो मुज़ाकराती कमेटीज आपस में बातचीत कर रही हैं, अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं। सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का साल होगा। वैसे हुकूमत के इसरार है कि जी PTI अपने मुतालबात पहले लिख कर दे और PTI का कहना है कि ये बात इमरान खान से मुलाकात से पहले मुमकिन नहीं। अब बज़ाहिर ये आसान सी गुत्थी कैसे सुलझेगी, ये एक छोटा सा सवाल है। और बड़ा सवाल ये कि जी हुकूमत PTI मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दोनों फ़रीक़ैन को क्या करना होगा। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर। फवाद साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि हम देख रहे हैं मुलाकात जो है हुकूमत के वो जो है मुज़ाकराती टीम की आज भी ना हो सकी इमरान खान साहब से, कल भी वो कह रहे कि मुमकिन नहीं है। हुकूमत की तरफ से क्या इशारा है, सुर्ख इशारा है, जर्द है, सब्ज़ है, क्या कहेंगे? एक तो आज किसी प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि कल का जो बयान है इमरान खान का, उसके बाद मुज़ाकरात बेमानी हो गए हैं और ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ इशू ये है कि आप देखें कि पहले जब इमरान खान कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, तो जो पाकिस्तान का मीडिया का लोग तनकीद करते थे कि जी नहीं ये क्या बात हुई, आप सियासी जमातों से बात करें। और अब देखें ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है और हुकूमत में अयाज सादिक साहब स्पीकर हैं, इसहाक डार जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, और राना सनाउल्लाह एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। उन्होंने पूरा जोर लगा लिया है और वो जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है उसकी एक मीटिंग तक नहीं करवा सके खान साहब से, और ये उन्होंने बड़ी संजीदा कोशिशें की हैं मीटिंग करवाने की। इरफान सदीकी साहब हैं। अब आप इसके बाद देख लें कि इस मुल्क में जो इस वक्त सिविलियन स्पेस है वो कहाँ खड़ी है, और ऐसे मुज़ाकरात के अगर आप एक अपने
जेल के अंदर एक हुकूमत जो है वो मुलाकात नहीं करवा सकती, तो बाकी मुतालबे उन बेचारों ने क्या पूरे करने। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो है मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है क्या खतरे में आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, हमेशा मैंने आपसे भी बात की है, मैंने एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो। और मसला तो देखें ना, ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जाहिर है कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, और जो सिविल स्पेस है वो तो है नहीं। अब जब तक ये फैसला एक ना हो कि पाकिस्तान में निज़ाम चलना क्या है, उस वक्त तक निज़ाम में जो इस्तेहकाम है वो तो नहीं आ सकता ना। आप देखें, वज़ीर आज़म है या उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो डमी हैं, उनकी कोई हैसियत औकात नहीं है, इलेक्शंस डमी है, ईसीपी एग्जिस्ट नहीं करता, जुडिशरी जो है उसको आपने कैंगरो कोर्ट्स बना दिया है, तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा? तो जाहिर है कि आपने फैसला करना है कि आपने मुल्क को चलाना कैसे है। और अब उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि या तो 2 साल में आप इमरान खान का कोई पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर लेते, वो हुआ नहीं। तो अब एक वैक्यूम में हम जो है वो हैं, और बस ये डे टू डे चल रहा है। अब देखते हैं, एक तरफ अब पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ रहा है, डोमेस्टिक प्रेशर पहले ही मौजूद है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एकदम इस्तेहकाम तो और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। तो इसमें तो कोई दो राय हम उम्मीद कर रहे थे 2025 बेहतर होगा इस्तेहकाम के वाले से। अच्छा, आपने ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दी कि जी उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शरीक हो। अब गुज़श्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में इस दुरानी साहब आए हुए थे, मोहम्मद अली दुरानी साहब, उन्होंने बड़ा एक मज़े की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा जी एपेक्स कमेटी के ज़ेर निगरानी जो है मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि उसमें आर्मी की फ़ौज की क़यादत भी मौजूद है। तो क्या ये किस, जो आप कह रहे ग्रैंड डायलॉग, उसका क्या इंस्टीट्यूशन क्या होगा, कहाँ पर होंगे वो डायलॉग्स, इसकी जगह कहाँ बनती है? लेकिन ये जगह तो आप बेशक पार्लियामेंट हाउस में करना है उधर कर लें, या जहाँ पे भी करनी है कर लें, उसका तो प्रॉब्लम नहीं है, नियत तो होना पहले तो कि फोरम क्या बनता है, कोई आईनी कोई कानूनी फोरम होगा जहाँ पे जैसे एपेक्स कमेटी में आईनी कानून आमिर रियासत मुल्क में पहले आइन हो तो आईनी कानूनी फोरम होगा ना। आइन बहाल करने के लिए तो आपने मुज़ाकरात करने हैं, तो आईनी कानूनी फोरम क्या होना? जहाँ जिस मुल्क में जुडिशरी खत्म हो गई है, ईसीबी खत्म हो गया है, इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया है, वहाँ पार्लियामेंट डमी है, तो वहाँ फोरम क्या, वहाँ पे क्या आईनी कानूनी? अभी तो आप आइन बहाल करने की बात कर रहे हैं, और वो ये तो निटी-ग्रिटीज है ना, इसमें क्या, पहले नियत तो हो ना। लेकिन फवाद साहब, यहाँ पे तो आइन बहाल करने की जो 2 अभी तक मुज़ाकरात पीटीआई के सामने है, उसमें तो आइन का कोई मामला है नहीं। वो तो भी 2 सियासी सीरों की रिहाई होगी, जुडिशल कमीशन का क़याम होगा, तो वो तो मंजिल बड़ी बड़ी दूर है। और हुकूमत का कहना है जी आइन चल रहा है, अदालतें चल रही हैं, मुल्क जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मतलब है ये भी एक मतलब है बयानिया है। ना वो तो खैर लोग अंधे तो नहीं है ना, ये दुनिया को पता तो नहीं, ये नहीं ना कि उनके कहने से तो नहीं चीजें हो जानी। असल में जो इशू है कि जो पीटीआई का तो जो मामला है ना, वो तो सिंपल है। वो तो समझते हैं कि आज इमरान खान रिलीज हो जाए, बाकी सारे काम वो खुद ही कर लेंगे। सो उन्होंने तो एक मुतालबा रखा है कि इमरान खान को और पोलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। अब उससे जाहिर है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात देखिए इस वजह से भी तो हो रहे हैं ना कि 2 साल हो गए हैं और पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा। तो लिहाजा दोनों पहलवानों की लड़ाई में को थोड़ा जो है वो कोई तो मजबूरी होगी कि हुकूमत कम से कम इस हद तक आई कि जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे, पीटीआई भी कुछ सोच समझ कर बैठी होगी। तो मतलब है बैठे और फिर कुछ ना हो तो बड़ा हैरत अंगेज़ नहीं होगा कि हम बहुत जल्द मायूसी की बात तो नहीं कर रहे? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ठीक है 2-4 दिन का तातुल आया और उसके बाद कोई राह निकाल ली जाए? कोई हो सकता है कि पस मंज़र में कोई चीज़ें राब्ते हो रहे हों, गुफ्तगू कहीं पे हो रही हो, हर चीज़ मीडिया ग्लेयर में तो नहीं हो रही होती। आप मुझसे बेहतर वाकिफ़ हैं जी। पस मंज़र में तो डेफिनेटली हो ही रहे हैं ना, पस मंज़र में तो हुए ही हैं। तो यहाँ तक भी इसलिए पहुंचे हैं कि पस मंज़र में राब्ते हुए हैं, वरना तो आपको मालूम ही है इरफान सदीकी क्या कह रहे थे और मोहसिन नकवी क्या कह रहे थे, और बाकी ये सारे लोग क्या बातें कर रहे थे कि इनके साथ बैठना ही नहीं चाहिए, इंतशार है, ये है वो है। और पीटीआई भी कह रही थी हमने नहीं बैठना। तो जाहिर है बैकग्राउंड में तो कुछ बातें हुई हैं, तो फिर यहाँ तक बात दोनों ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे। हुकूमत बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हुकूमत भी बिल्कुल उसका इंतशारी टोला कहती थी और वो इनसे बात करी, और पीटीआई भी कहा करती थी नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये लग रहा है हुकूमत कह रही जी, बज़ाहिर ये लग रहा है कि जी जेल मैनुअल बड़ा अहम है
और उसमें जो जिस तरह से मुलाकातें होती हैं उसी के तहत होनी चाहिए, ये सिग्नल है हुकूमत की तरफ से। लेकिन हम जैसे सहाफ़ियों ने बड़ी अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है कि जब सियासतदान जेल में जाते हैं या अहम अफराद जाते हैं तो उनके लिए बड़ा एक कहते हैं लचक किया जाता है। वहाँ पर मुलाकातें भी होती हैं, पूरे पूरे कमरे भी दे दिए जाते हैं, 8-8, 9-9 घंटे लोग बैठ के गुफ्तगू भी करते हैं, बिल्कुल एक जलसा गाह होती है, मैंने खुद देखा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, मतलब जेल मैनुअल इतना अहम कैसे हो गया अब? यानी जिस मुल्क में आईन अहम नहीं है वहां पे जेल मैनुअल आम है, वो तो ऐसी बातें ही है ना। अब इसके ऊपर तो वक्त ज़ाया करने के ऊपर देखिए, सीधी बात है, आप को मुज़ाकरात अगर इंटरनेशनल प्रेशर एक बढ़ गया एक हद से तो मुज़ाकरात जो हैं वो आगे जाएंगे, वापसी होगी। अगर इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इस हद से आगे नहीं जाता कि हुकूमत समझती है कि हम मैनेज कर लेंगे, वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इसको और लंबा करने की कोशिश करेंगे। दोनों सूरतों में जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान में बढ़ेगा। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि हमें नजर आ रहा है कि जी ट्रंप इंतजामिया आ रही है कि ईयू का क्या लबो लहजा है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जवाब कोई और तलाश करते हैं, ह्यूमन राइट्स का करते हैं, इमरान खान का करते हैं, मसला कोई और होता है कि मिसाइल प्रोग्राम हो सकता है, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो सकता है। तो हमारी सियासी शराफिया को ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि उनके कहने से पहले अपने मामला तय कर लें। ये वक्त की ज़रूरत नहीं है कि जितना जल्द हम जी। इस हुकूमत का वर्ल्ड व्यू तो आपने देखा ही है कि कोई अभी इनका बड़ा कोई खास नहीं है, और बहुत नुकसान इन्होंने अपना भी करवाया है। और दूसरा ये यूरोपीय यूनियन की आप बात कर रहे हैं, देखें सीधी बात है, वहाँ पे इस वक्त जो पार्लियामेंट है, यूरोपीय पार्लियामेंट है, वहाँ से ब्रिटिश जो मेंबर हैं वो निकल रहे हैं। ज़ाहिर है मेन पाकिस्तान की सपोर्ट वो थे। अब पीछे अल्ट्रा राइट और अल्ट्रा लेफ्ट के जो पार्लियामेंट है वो बची है, और वो तो कंसेशंस के खिलाफ है। और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का दूसरा फैसला आपने दिया यूरोपीय यूनियन के एहतजाज को रद्द करके, और बेसिकली आपने उनको बताया कि हम आपकी कोई औकात नहीं समझते, वो इतना अच्छा तो नहीं जाएगा। जाहिर है कि वहाँ पे भी आपके मसाइल जो है वो बढ़ेंगे। अमेरिका के साथ जो इस वक्त सिचुएशन है वो भी आगे डिटेरिएट ही होगी, उसके भी अच्छा होने का चांस जो है वो बड़ा कम है। बट मुझे यही लगता है कि ये इस वक्त अगर इंटरनेशनल प्रेशर जो है एक हद से ऊपर गया, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने ऊपर सैंक्शंस अफोर्ड कर सकें या चीज़ें कर सकें। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए, ये जो बात हो रही कि जी बैनुल-अक़वामी दबाव आएगा पाकिस्तान पे, अब क्या ये जो पीटीआई के हमदर्द हैं या उसके सपोर्टर्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से तो काम नहीं ले रहे, क्योंकि पाकिस्तान जो है अमरीकी तरजीहात में बहुत नीचे है। अब एक दूसरा बयानिया ये है कि जनाब कहाँ ट्रंप को फुर्सत होगी कि पाकिस्तान के बारे में सोचे, कहाँ पे मतलब वो कहेंगे अमेरिका आके पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे। और माजी में पाकिस्तान ने बहुत मरतबा डिफाई भी किया है अमेरिकन प्रेशर को, हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किया है, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो तो देखे ना आपने डिफाई तो उस वक्त किया जब आपके पास डॉलर अकाउंट में पैसे पड़े थे, तो आपने कुछ महीनों से डिफाई कर लिया। अब तो आप इस पोजीशन में नहीं है, अब तो IMF की किस्तें डिले हो जाए तो आपके यहाँ डॉलर 350 पे चला जाता है, तो इसलिए आप पोजीशन में नहीं है डिफाई करने की। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये कहना कि पाकिस्तान तरजीहात में बड़ा नीचे है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तरजीहात में बड़ी नीचे है, क्योंकि हमेशा तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी ना जो वेस्टर्न ब्लॉक और अरब ब्लॉक की जंगें लड़ रही थी, पैसे मिल रहे थे, पाकिस्तान में भी हर बंदा खुश था। अब पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो, या इमरान खान की जो इम्पोर्टेंस है वो तो आपने देख ली है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का जो कॉकस है इस वक्त वो 12 मेंबर्स के ऊपर है, लेकिन इमरान खान के हक में जो रेजोल्यूशन आई है कांग्रेस की वो 2/3 मेजोरिटी से है। इस वक्त जो कांग्रेस में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा की जो इम्पोर्टेंस है आप उससे इनकार नहीं कर सकते। फिर उनका मूड हमको नजर आ रहा है, चीज़ें बिल्कुल निमिश्ते दीवार है। जाते जाते अगर आप मुझे ये बता सके कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का रास्ता, आपने फरमाया ग्रैंड डायलॉग, यही रास्ता है या कोई और आप समझते हैं कि कोई और तरीका हो सकता है? कि आपको लगता है कि हुकूमत के अंदर भी कोई धड़ेबंदी इस मामले पे, कुछ लोग चाहते हैं मुज़ाकरात हो और कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि नहीं जनाब ज़रूरत नहीं है? नहीं, हुकूमत के अंदर जो सीरियस पॉलिटिशियंस हैं, राना सनाउल्लाह साहब जैसे जो लोग हैं, साद रफीक जैसे जो लोग हैं जो डेमोक्रेट हैं और जो समझते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियन स्पेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, वो तो ज़ाहिर है डायलॉग चाहते हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, मरियम नवाज का जो ग्रुप है वो तो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ है। इसी तरह से PTI में भी बहुत लोग हैं, जैसे जो सोशल मीडिया बाहर लोग कई बैठे हुए हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे आए, क्योंकि उनके पैसे बन रहे हैं।
तो ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं दोनों तरफ जो चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब ना हो। मॉडरेट्स तो चाहेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब हों और हमारे आप जैसे लोग जिनका बाहर जो है वो एक कोई स्टेक नहीं है। ये आपने मेरे ख्याल में पंच लाइन हमें दे दी है कि इत्तेदाल पसंदों को सामने आना चाहिए और जो इंतहा पसंद सोच के लोग हैं उनको पीछे हटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि इत्तेदाल पसंद आगे आएँ और मुहिम जो और सख्त रवैया रखने वाले जो हैं वो काफ़ी पीछे जाएं। सियासत के बाद ज़रा बात हो जाए कुछ कराची पुलिस की, जहां 2 अफसरान का तबादला बहुत से कराची वालों की दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है। राजा उमर खताब साहब इस शहर नापुरसा के पुलिस अफसरान में एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। उसकी वजह ये कि उमर खताब साहब जो गुज़श्ता 15 बरस से इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज की हैसियत से खिदमात अंजाम देते रहे और उनकी खिदमात को जो है हुकूमती और डिपार्टमेंट की सतह पर बड़ी पजीराई भी जो है हासिल हुई। लेकिन आज हुकूमत ने उन्हें ओहदे से हटाकर फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी। उनके अलावा डीएसपी सीपैक सिक्योरिटी जो हैं फ़ारूक यूनुस साहब, उनको भी ओहदे से हटा दिया गया। वैसे पुलिस में तबादले और अफसरान को इधर से उधर कर देना जो एक बड़ी मामूल सी कहते हैं ना मामूल की बात है, लेकिन उमर खताब साहब के ओहदे से हटना जो है ख़बर इसलिए बना कि वो एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की तरफ से बड़ा एक मरकज़ी किरदार अदा करते रहे। लेकिन जिस तरह पुलिस का महकमा मुतनाज़ा है, उमर खताब साहब से भी कुछ ना कुछ जो है तनाज़ात वाबस्ता हैं। उनके ओहदे से हटाया जाना जो है जो उसका पस मंज़र में हुआ वो भी बड़ा गौर तलब है। चंद रोज़ पहले काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक सिविल लाइंस का एक अहलकार जो है वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग यानी कि जो कम दौरानिए का अगवा जो किया जाता है उसके इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ। सीटीडी अहलकार उमैर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शहरी की डिजिटल करेंसी लूटी थी। इस वाक़े में अब तक 7 मुल्ज़िमान जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस राय का कहना है कि जी तहकीकाती जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी में 2 अफसरान राजा उमर खताब और डीएसपी राजा फ़ारूक यूनुस को जो है ओहदे से हटाया गया है। ज़राए के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता कि सीटीडी की कोई टीम छापे पर निकले और इंचार्ज उससे लाइल्म हो, और अगर इंचार्ज बकौल उनके लाइल्म था तो ये नाअहली है और गफलत की इंतहा है। ज़राए का ये भी कहना है कि जी मामले की मुकम्मल तहकीकात के बाद पता लगाया जाएगा कि रकम किसकी थी और किसके पास गई। ज़राए ने यह बात तस्लीम की है कि इदारे में कुछ अफसरान जो हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से जराइम की वारदातों में मुलव्वस हैं जिनकी छानबीन की जा रही है। तो जनाब यहाँ पे लेते एक वक्फा, जिसके बाद कुछ बात होगी उड़ान पाकिस्तान की। क्या ये मनसूबा काबिल अमल है या सिर्फ ख्वाहिशात की फहरिस्त? गुज़िश्ता हफ्ते शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ज़ोर व शोर से 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान किया, लेकिन नाक़दीन इसे हकीकत से दूर करार दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मारूफ माहिर मईशत और तज़ियाकार अली खिदर साहब ने रोज़नामा बिजनेस रिकॉर्डर में अपने मजमून में लिखा कि मनसूबा अमली रोड मैप के बजाय ख्वाहिशात की फहरिस्त नज़र आ रहा है। अली खिदर साहब के बकौल इसी तरह के बुलंदबांग दावों के साथ ऐसे मनसूबे माजी में भी कई बार पेश किए गए। मिसाल के तौर पर 2010 और 2015 के मनसूबों में ऐसे ही बड़े बड़े जो हैं अहदाफ रखे गए थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे कि 2025 तक बरामदात को $150 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ था, लेकिन पाकिस्तानी बरामदात जो हैं आज भी $30 बिलियन के आसपास ही झूल रही हैं। इसी तरह रोजनामा डॉन के हफ्तावार बिजनेस और फाइनेंस सफ़ात में भी उड़ान पाकिस्तान के काबिल अमल होने पर सवालिया निशान उठाया गया है। माशी नामनिगार मोहतरम नासिर जमाल साहब ने लिखा है कि जी उड़ान पाकिस्तान के लिए की जाने वाली कोशिशें बेकार साबित हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ बड़ी साख्ती इस्लाहात पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी तो दूसरी जानिब जो है बैरूनी सरमायाकारी भी जो है बहुत सुस्त रवि का शिकार है। एक तरफ बढ़ती दहशतगर्दी है तो दूसरी जानिब बकौल उनके सियासी अदम इस्तेकाम है। साबिक जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने भी गुज़श्ता हफ्ते न्यूज़ इनसाइट में कुछ ऐसी ही बात की थी। सर, ना सिर्फ ये ख्वाहिशात की फहरिस्त है बल्कि मुख्तलिफ फहरिस्तों को मिलाकर एक फहरिस्त दी गई है, जामे फहरिस्त दी गई है। तो 2-3 पॉइंट इस वजारत से उठा लिए, 2-3 पॉइंट इस वजारत से उठा लिए। इनकी मेरे ख्याल से कोई मुश्तरका सोच भी नहीं है। तो हुकूमत ने ये तीनों, मतलब वो कहते हैं ना, होप इज़ नॉट अ प्लान। आपने ख्वाहिशात की एक लिस्ट दे दी है, लेकिन ख्वाहिशात जो है ना वो ख्वाब तभी तामीर होते हैं, तकमील होते हैं। अल्लामा इकबाल के ख्वाब तब तकमील हुए थे जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर आया था। लेकिन हुकूमत के इसरार है कि जो उड़ान पाकिस्तान के तहत मुकर्रर किए जाने वाले अहदाफ जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। उड़ान पाकिस्तान हुकूमत का मंसूबा नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम का मंसूबा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंसूबा है।
उड़ान पाकिस्तान के तहत जो है अगले 5 साल और तवील मुद्दत में सन 2035 तक के माशी अहदाफ जो है मुकर्रर किए गए हैं। मसलन मुल्की शरह नमू जो है उसमें अगले 5 बरस में 6% इजाफे का हदफ जो है मुकर्रर किया गया है। अगले 10 बरस तक मजमूई कौमी पैदावार यानी कि GDP का जो साइज़ है वो $1 ट्रिलियन किए जाने का हदफ है। इस वक्त पाकिस्तान का GDP जो है वो $374 अरब के लगभग है। बरामदात को अगले 5 बरस में $60 अरब सालाना तक पहुँचाना है, यानी कि मौजूदा $30 अरब के मुकाबले में उसे दुगना करना है। पाकिस्तान के शोबे में आइंदा 5 बरस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को $5 अरब तक ले जाने का हदफ है, जिसके लिए सालाना 2 लाख IT जो हैं 2 लाख के करीब जो हैं IT ग्रेजुएट जो हैं उनको तैयार किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान की दस्तावेज़ के मुताबिक गुर्बत की शरह में 13% तक कमी लाना है। वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक सुख पाकिस्तान में जो है 40% आबादी जो है ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। यकीनन ख्वाहिशात और अज़ाइम जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुल्क ये उड़ान भरेगा कैसे, इसके तरीक़ेकार का जिक्र इस मनसूबे में कहाँ है? पूछते हैं मारूफ माहिर मईशत असद अली शाह साहब से। असद साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि उड़ान पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कई बड़े बुनियादी किस्म के सवालात हैं। इससे बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि जी फहरिस्त ख्वाहिशात है, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। ख्वाहिशात भी कोई वो गालिब का जो से शेर है ना कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशात भी ऐसी हैं कि मुझ तो कैलकुलेशंस भी मैं देख रहा था, आई थॉट के कैलकुलेशन तो सही होगी, क्योंकि 2035 तक कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी होगी जी। तो आप हिसाब लगाएं ना कि इस वक्त हमारी कोई $370 बिलियन की हमारी इकॉनमी है जनाब, और इस साल जो है वो ग्रोथ जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में 0.9% है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% होगी, चले 4% हो जाएगी। मैंने ऑप्टिमिस्टिकली, क्योंकि 4% इज़ द मैक्सिमम जो है ना IMF के हिसाब से भी वो इतना नहीं है फोरकास्ट, तो उससे अगले सालों में भी मतलब ये है कि IMF प्रोग्राम में तो 3-4% से ज़्यादा नहीं होती, आप स्टेबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना जनाब, क्योंकि इम्पोर्ट्स आपकी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगले साल उसके बाद आप 6% कर दें, और अगले यानी 2035 तक अगर आप 6% से भी ग्रो करते हैं तो ये $700-800 मिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी नहीं बनती। और मैंने फिर कहा कि मैक्सिमम अगर आप 9% पे भी ले जाएं, जो पाकिस्तान ने कभी नहीं ग्रो किया, अगर 10 साल के लिए आप 9% पे भी कर लें, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स, तो भी ये 800-900 मिलियन से कम की बनती है इकोनॉमी, विच इज़ ऑब्वियसली 9% ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की तो कोई कैपेसिटी नहीं है ना किसी तरीके। आप कैसे करेंगे, कितना एक्सपोर्ट्स आप करेंगे, ये तो किसी तरीके से मैच ही नहीं करती। ये विजुअल थिंकिंग भी मतलब ये है कि कुछ तो उसमें सोच होनी चाहिए ना, कोई कंप्यूटेशन होनी चाहिए। दुरुस्त, ये तो आपने बहुत बड़े फ्लॉ की निशानदेही की कि जो बेसिक अगर मतलब है मैथमेटिक्स या जो आप हिसाब किताब जोड़ रहे हैं उससे आप बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी क्या इसमें अफरात ज़र को काबू करने का कोई तरीका है, कोई कर्ज के मर्ज से इलाज का कोई इन्होंने रोड मैप दिया है, नमू बढ़ाने की कोई स्ट्रेटजी होती है ना हिकमत अमली की? जी बरामदाद में आपने बहुत बड़ा हदफ रख दिया कि हम इतने $60 बिलियन कर देंगे, आज आपकी 30 है, तो किस तरह से करेंगे? कोई आपको उसमें नजर आया कि ये इन्होंने रोड मैप दिया हो? जी वो मैंने लिखा भी है, आपने देखा होगा, मैंने ट्वीट भी किया है उस पर, एक्स पे और लिंक्डइन पे भी, कि ये फैंटेसी जो है ना, मतलब देयर हैज टू बी मेथड इन द मैडनेस, कि चलें कोई तो आप स्टेप्स बताएं ना कि क्या स्टेप्स आप लेंगे, किस तरीके से आप बरामदात आप बढ़ाएंगे, और प्लस आपको इस तरह की ग्रोथ के लिए कम से कम आपको 20-25% इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑफ द GDP, उससे ज़्यादा चाहिए। 6% के लिए आपको 18 से 20%, हमारी तो इन्वेस्टमेंट जो है कोई 13-14% से ज़्यादा बढ़ी नहीं है कभी, अच्छे दिनों में, एक आध साल में। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? पाकिस्तान की जो परसेप्शन है उसमें इस तरह की ग्रोथ में, और वो भी कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ होगी, तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर 50% टैक्स रेट मिनिमम हो गया है, दुनिया में हाईएस्ट टैक्स रेट है।
तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि कोई प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसी से एक मुंसलिक है भाई, तवानाई के शोबे में बड़ा नुकसान हो, उसमें इस्लाहात का बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन नहीं हो रहा। फिर जो हमारे स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो नुकसान में चल रही है, उसका कोई रोड मैप है इस उड़ान पाकिस्तान पे? कुछ नहीं है, एनर्जी पे कुछ नहीं है। एनर्जी की वो बात है, जो 5 ईज हैं उसमें एनर्जी की बात तो की है उन्होंने कि एनर्जी को हम करेंगे, लेकिन कैसे ठीक करेंगे भाई? आपका जो देखे ना, टैक्स रेट और टैरिफ्स ये बहुत ज़्यादा है आपके दुनिया में, सबसे ज़्यादा हैं, तो दैट इज ए मेजर इम्पेडिमेंट टू इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स को आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते थे, टैक्स रेट कम था, वो आपने बढ़ा दिया। जब आप इतना एम्बिशियस किस्म का प्लान करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, उसमें सूबों को आपको लेना होता है ऑन बोर्ड, निजी शोबे को लेना होता है, स्टेक होल्डर से बातचीत, उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आई है कि सूबों ने उस पर दस्तखत किया है, ओनरशिप ली हुई है इस प्लान की। क्या लग रहा है आपको? एक्सेप्ट देखें वो जो एक फोटोग्राफ है जो सारी किताब लेके खड़े हुए हैं, उसमें सारे सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैंने देखा सिंध से नासिर शाह साहब थे और चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, पंजाब से केपी से भी शायद कोई था, वो किताब लेके तो खड़े हुए हैं, लेकिन अदर देन दैट कोई इंगेजमेंट तो मुझे नजर नहीं आई। ना मैंने कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सुना, ना मुझे कोई प्राइवेट सेक्टर से मैंने सुना, ना किसी एसोसिएशन से मैंने सुना। देखें, ये जो प्लानिंग होती है और जो स्ट्रेटजी होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेक होल्डर्स को आप इंगेज करते हैं और उनसे आप सजेशंस लेते हैं किस तरह से ये आप करेंगे। ये तो बैठे बैठाए उन्होंने बना दिया है। और दूसरी बात ये है, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 5 ईयर प्लानिंग है ना पाकिस्तान में, ये जो है ना हमेशा से लेकर ऐसे ही ये बातें रही हैं, उस पर ना कोई इंगेजमेंट होती है, ना उस पर कोई इंगेजमेंट और थिंकिंग होती है। और आप ये देखें कि ये डेवलप कंट्रीज में तो कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है 5 ईयर प्लानिंग का जी। और वो जो कहते हैं कि एक क्लासिकल 5 ईयर प्लान में जिस किस्म की चीजें होनी चाहिए वो भी नजर नहीं आ रही। फिर क्या मकसद है इस 5 की? सिर्फ देखे ना, हाइप क्रिएट करना है। क्यों लाए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम? ये मैं आपको देखे ना, एक तो आई डोंट नो, मतलब ये है कि ये बेसिकली तो पब्लिसिटी मेरे ख्याल में स्टंट ही होता है। बात यह है, एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, अगर एक तो ये कि इसमें तो खैर कोई इंगेजमेंट है ही नहीं ना आपस में फेडरल गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंसेस तो छोड़ें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आप ये देखें ना, जो प्लान बनता है 5 ईयर प्लान और जो बजट आता है, उसमें कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होता। और यही मैंने लिखा भी है। दुरुस्त। अगर आपने कोई प्लानिंग करनी भी है, मेरा तो ये सजेशन है, मैंने इस पे भी लिखा है कि असल में प्लानिंग मिनिस्ट्री को खत्म कर देना चाहिए। ये फाइनेंस और प्लानिंग एक ही मिनिस्ट्री होनी चाहिए। आप ये देखें कि ये दुनिया की मुफस्सिल, फिर असद साहब मैं आपको ज़हमत दूंगा, वो असल में बदकिस्मती से हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीन सुबह बनाना बड़ा अच्छा अमल है, लेकिन उन्हें काबिल अमल बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माजी में जो कुछ हुआ कोई इतना दरख्शा हमारी मिसाल नहीं है हुकूमतों की कि जब इन्होंने मनसूबे बनाए तो उन पर अमल भी हुआ हो। कि इस मरतबा जो है कुछ जो कहते हैं मुख्तलिफ होने जा रहा है। वो लोगों का कहना है कि उम्मीदों से ज़्यादा खदशात हैं। तो यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, अमरीकी एंटरप्रेन्योर और ओपन आई की तख्लीक में मदद करने वाले सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि अब सुपर इंटेलिजेंस का दौर करीब है। इसी साल यानी 2025 में एआई जो है सनतें, कारोबार, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वो दूरस्थ तब्दीलियाँ लाना शुरू कर देगी। ये पेशगोई सैम ने नए साल के हवाले से लिखे गए अपने एक मजमून में की है। एआई यानी कि मसनूई ज़हानत और चैट जीपीटी का तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हर तालीम याफ्ता जो शख्स है, अगर उसने खुद तजर्बा नहीं किया तो नाम कम अज़ कम ज़रूर सुना है। मगर सैम की पेशगोई ये है कि जी अब इससे भी कहीं बेहतर और पेचीदा यानी अमूमी मसनूई ज़हानत पर काम हो रहा है, जो इंसानी तारीख़ का एक और बड़ा इनकलाब साबित होगा। इस मसनूई अमूमी ज़हानत के ज़रिए मशीनें जो हैं इंसानों की तरह हर चीज़ खुद से सीखेंगी,
समझेंगी और उसको फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने इल्म जो है उसको इस्तेमाल कर सकेंगी। अब ये जो जहानत है सिर्फ शतरंज खेलने और गाड़ी चलाने तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अब ये जो है मस्नूई जहानत एक डोमेन यानी कि ज़िंदगी के एक शोबे या इल्म से सीखकर ख़ुद उसे किसी दूसरे शोबे में इस्तेमाल कर सकेगी। हमारे सामने अब एक ऐसा मुस्तकबिल है जहाँ साइंसी दरियाफ्त जो है वो मज़ीद तेज़ से तेज़तर होंगी, हैरी पॉटर और तिल्स्म होशरुबा की जादुई दुनिया जैसी, या फिर किसी साइंस फिक्शन की तरह। मगर साथ ही से हम ये भी कहते हैं कि जी तरक्की मोहतात और सोच समझ के होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान मशीनों के रहमो करम पे जा पड़े, जैसे साइंस फिक्शन अदब और फिल्मों में इस हवाले से इंसानियत के लिए बड़े दिल हिला देने वाले मुस्तकबिल का जो है खाका खींचा गया है। 21वीं सदी की दुनिया जो है बरक़ुफ्तारी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और हम पाकिस्तानी अभी तक जो हैं वो सियासी बखेड़ों को नहीं समेट पा रहे। ज़माना जो है वो चालें क़यामत की चल रहा है और हम बेचारे पाकिस्तानी। खैर जाने दीजिए, फिर किसी और दिन इस पर बात करेंगे। आमिर ज़िया को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।